हार मानना सबसे बड़ी हार है और कोशिश करना सबसे बड़ी जीत है। हो सकता है कि आज की डेट में आपके डेली के टारगेट्स पूरे ना हो रहे हों, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, बट कोई बात नहीं। कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, आपके एक दिन पूरे टारगेट्स भी अचीव होंगे। और आपका जो मेन गोल है, किसी का होगा डीएसपी बनना, किसी का होगा एसडीएम बनना, किसी का आईएएस बनना, तो एक दिन वो गोल भी जो है वो अचीव होके रहेगा। तो इसी कोड के साथ हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 16 नवंबर 2024 और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो गाइस, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग डिटेल में हर एक न्यूज़ को जो है वो कवर करते हैं और आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी सीट्स जो है वो बुक कर लो। इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और आज की ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। गाइस, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बुलडोजर जस्टिस का टॉपिक है और सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के बारे में जो इस इशू पर फोकस करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ न्यूज़ नहीं है बल्कि हमारी फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले बुलडोजर जस्टिस का मतलब समझते हैं। आजकल कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए, यहां पे ये देखा गया है कि प्रॉपर्टीज को बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोसेस के तोड़ दिया जा रहा है। अक्सर ये एक्शन उन लोगों के खिलाफ होता है जिन पर इलीगल एक्टिविटीज का इल्जाम होता है। पर क्या ये सही है? क्या ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी सख्त गाइडलाइंस दी है और आज हम इन्हीं गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का लीगल फ्रेमवर्क। सो रिसेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंडर कुछ गाइडलाइंस इशू की है जो इंश्योर करती है कि किसी भी प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले प्रॉपर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यह डिसीजन आया है उन केस के अगेंस्ट जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इवन जैसे कि राजस्थान जैसे स्टेट्स में देखे गए हैं, जहां बिना कोर्ट के फैसले के लोगों की प्रॉपर्टीज तोड़ दी गई और इसे बुलडोजर जस्टिस कहा गया। उदयपुर और रतलाम के कुछ केसेस में यह देखा गया कि प्रॉपर्टी तोड़ना सिर्फ एक्यूजिशन के बेस पर किया गया, यानी कि किसी के ऊपर आरोप है, उस आधार पर प्रॉपर्टी तोड़ दी गई बिना किसी प्रूफ या हियरिंग के। यह एक एग्जीक्यूटिव ओवररीच का एग्जाम्पल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि बिना प्रॉपर हियरिंग या ड्यू प्रोसेस के प्रॉपर्टी तोड़ना असंवैधानिक है। इसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और 300A का उल्लंघन होता है। हमारी न्यायालय ने यह चीज क्लियर कर दी है कि गिल्टी का फैसला, यानी कि कौन व्यक्ति जो है वो गिल्टी है, कौन नहीं है, यह फैसला सिर्फ कोर्ट के पास है, एग्जीक्यूटिव्स के पास नहीं है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। पहला, प्रॉपर्टी तोड़ने से 15 दिन पहले एक रिटन नोटिस देना जरूरी है। कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करना होगा ताकि कोई टैंपरिंग ना हो। दूसरा, प्रॉपर्टी ओनर को एक पर्सनल हियरिंग का मौका देना होगा। हियरिंग के बाद दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, यानी कि ऑन रिकॉर्ड। अगर डिमोलिशन का फैसला होता है, यानी कि प्रॉपर्टी तोड़ने का फैसला होता है, तो रीजंस क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ऑर्डर के बाद भी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि ओनर वॉलंटरी डिसमेंटलिंग या कोर्ट का सहारा ले सके। पूरा डिमोलिशन एक्शन रिकॉर्ड होगा और एक इंस्पेक्शन और डिमोलिशन रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया और बाकी अनटच्ड है तो यह डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट को दिखाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे चेक करने के लिए अलग टेस्ट सजेस्ट किए हैं। अब इन गाइडलाइंस का क्या महत्व है? ये गाइडलाइंस इंश्योर करता है कि जुडिशरी का काम सिर्फ जुडिशरी करे, एग्जीक्यूटिव नहीं। डिमोलिशंस पनिशमेंट के फॉर्म में नहीं हो सकती, यानी कि किसी की आप प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो तो उसको आप पनिशमेंट नहीं बोलोगे, क्योंकि यार आपको ऑलरेडी पता है कि उस प्रॉपर्टी में वो जो क्रिमिनल है वो सिर्फ वो नहीं रह रहा है, उसकी फैमिली भी रह रही है।
तो सिर्फ वो व्यक्ति अफेक्ट नहीं हो रहा, उसकी पूरी फैमिली जो शायद बेकसूर है वो अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये इंक्लूड करता है शेल्टर का राइट भी। आर्बिट्ररी डिमोलिशन यानी कि मनमाने तरीके से इस प्रकार से चीजों को तोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है, तो सीधे सीधे ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इवन ये कहा गया कि ऑफिशियल्स को ट्रांसपेरेंट होना होगा, अगर ड्यू प्रोसेस बाईपास होता है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ऑफिसर्स ने प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उस ऑफिसर्स को जो है वो जो भी उसने कार्रवाई करी, तोड़वाया है उसका घर, तो वापस बनवाना पड़ेगा, खर्चा पूरा उस ऑफिसर को करना पड़ेगा। पर क्या ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो पाएंगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ को सीरियसली लेंगी? लोकल अथॉरिटीज कैसे ये गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करेंगी, या इसमें क्या कुछ चेंजेस कर सकती हैं, छेड़खानी? तो ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात नकारी नहीं जाएगी। अगर नकारी जाएगी तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर देगा, जो कि ऑफिशियल्स के लिए बहुत दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी। सो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो रूल ऑफ लॉ को हमें बहुत सही तरीके से फॉलो करना जरूरी है। जुडिशियल ओवरसाइट यानी कि जुडिशरी जब देख रही है, रिव्यू कर रही है, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल बनाने की आवश्यकता है कि जुडिशरी इस मामले को जो है वो स्पेशल तरीके से देखे, उसके लिए अलग बेंच बना दे। फिर जो भी लोग जिनको विस्थापित किया जाता है, जो डिस्प्लेस लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान जो है वो डेवलप करना जरूरी है। तो ये टॉपिक सिर्फ डिमोलिशन का नहीं है, बल्कि हमारी फंडामेंटल राइट्स का है। और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक लैंडमार्क रूलिंग है जो एग्जीक्यूटिव पावर को बैलेंस करता है और सिटीजन्स के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये गाइडलाइंस ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो पाएंगी? कमेंट में जरूर बताना। और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करें। चेक कर लो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, और कहीं पर भी एक जगह पे इस वीडियो को शेयर कर दो यार। इतना बस कंट्रीब्यूशन आप दे दो, और अपने ही खुद के नंबर पर शेयर कर दो चलेगा, बट शेयर जरूर कर दो गाइस, क्योंकि उससे क्या यूट्यूब का एल्गोरिदम सही रहता है और फिर उससे हमें प्रमोशन मिलने में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इतना सा काम आप करो, आपको अच्छी क्वालिटी मैं इसमें इंप्रूव करता जा रहा हूँ आपके लिए रेगुलर बेसिस पर। तो आप प्लीज़ छोटी सी हेल्प जो है वो मेरी ये करिए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। टैकलिंग द सेक्स ट्रैफिकिंग क्राइसिस इन इंडिया। सो क्या आपको पता है कि हर साल हजारों लोग सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, और ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पर आज भी हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की कमी है जो इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली टैकल कर सके। सो आज के टॉपिक में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में जो है वो बात करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंताएं व्यक्त करी है और क्या करना चाहिए इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी OCIA इस्टेब्लिश नहीं करी। फिर से रिपीट करता हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस्टेब्लिश नहीं करी। यह एजेंसी 2015 में प्रपोज की गई थी, लेकिन आज तक ऑपरेशनल नहीं हुई। इसके बदले गवर्नमेंट ने ट्रैफिकिंग केसेस को हैंडल करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को असाइन किया है। पर क्या यह इनफ है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि OCIA का एब्सेंस विक्टिम प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन को वीक बना रहा है। सो क्या आपको पता है कि 2018 से 2022 तक 10,000 से ज्यादा ट्रैफिकिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर साल एवरेज 2,000 केसेस। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि अरेस्ट तो होती है पर कन्विक्शंस काफी कम है, यानी कि प्रूफ ही नहीं हो पाता कि वो व्यक्ति इन्वॉल्व है कि नहीं। यानी कि अरेस्ट तो कर लिया बट जुर्म जो है वो कबूल नहीं हो पाया, कि इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस में काफी गैप्स हैं, ये बता रहा है। ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो गरीब फैमिली से होते हैं जो री ट्रैफिकिंग का इजी टारगेट बनते हैं। विक्टिम कंपनसेशन में डिले और सपोर्ट सर्विस की कमी इनकी लाइफ को और मुश्किल बना देती है। फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से ये विक्टिम अक्सर हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिससे जस्टिस और मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो विक्टिम्स होते हैं फिर वो फाइनेंशियल प्रेशर के कारण जो है फिर वो कोर्ट वगैरह में आते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो कोर्ट पे नहीं आएंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे, तो जो आरोपी जो होगा वो बच जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के करंट मेजर्स की।
ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस बिल 2018 लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में लैप्स हो गया। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ प्रोविजंस हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को कवर करते हैं, पर एक डेडिकेटेड एंटी ट्रैफिकिंग लॉ अभी भी मिसिंग है। एनआईए को ट्रैफिकिंग केसेस हैंडल करने के लिए असाइन किया गया है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनआईए के पास विक्टिम रिहैबिलिटेशन का पर्याप्त फ्रेमवर्क नहीं है। ओसीआईए का सेटअप होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक डेडिकेटेड एजेंसी ट्रैफिकिंग के सिस्टमैटिक इश्यूज को टैकल कर सकती है। ट्रैफिकिंग का पैटर्न भी बदल रहा है गाइस। पहले ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में होता था, अब प्राइवेट रेसिडेंसेस और डांस बार में शिफ्ट हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ट्रैफिकिंग डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कुछ रीजन्स में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे कि देवदासी सिस्टम और क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग जैसे नेपाल और बांग्लादेश से एक मेजर कंसर्न है। रीजनल कॉपरेशन की कमी इस इशू को और बढ़ाती है कि क्षेत्र में जो है वो कॉपरेशन नहीं हो रहा है। अब हमारे पास कुछ कानून और इनिशिएटिव्स हैं जो ट्रैफिकिंग को टैकल करते हैं। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 जो ट्रैफिकिंग को बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। दूसरा, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और पॉस्को एक्ट 2012 सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को कर्ब करता है। मिशन वत्सल्य जैसे प्रोग्राम्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स को सपोर्ट करते हैं। पर गाइज, इन मेजर्स के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन और विक्टिम रिहैबिलिटेशन का अभी भी कमी है, लैकिंग है। इसलिए ओसीआईए जैसी एजेंसी की जरूरत है। तो ओसीआईए के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ओसीआईए कैसे मदद करेगी? तो ये डेटा सेंट्रलाइज करके ऑफेंडर्स को ट्रैक करेगी, मतलब कि एक डेटा जो है वो सेंट्रल लेवल पर कलेक्ट होगा और जितने भी अपराधी हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। इवन रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो बहुत बढ़िया होने वाले हैं कि ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व जो वुमेन्स हैं उनको बचाया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशंस के थ्रू। विक्टिम्स के लिए लीगल सहायता दी जाएगी और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि उनको कहीं पर रहने की व्यवस्था करवाई जाएगी। क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के नेटवर्क को तोड़ना और रीजनल कॉपरेशन को मजबूत करना, ऐसे रोल्स होंगे ओसीआईए के अगर इसको स्टैब्लिश किया जाता है तो। सेक्स ट्रैफिकिंग एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की नहीं बल्कि सोसाइटी की भी बहुत बड़ी समस्या है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को सेफ बनाना चाहिए। अगर हम ओसीआईए जैसे सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करें तो विक्टिम्स को सपोर्ट मिलेगा और इस प्रकार के क्राइसिस का एंड होना पॉसिबल हो पाएगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। तो आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्शन में कौन जीता है और किसके अगेंस्ट ये टॉप फाइट हुई थी? फटाक से बताओ। गाइज, हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी में से एक है। यूएसए में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी, या जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। इस पार्टी की शुरुआत से लेकर इसके इवोल्यूशन तक हम सब कुछ समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी आइडियोलॉजी टाइम के साथ बदल गई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट, अभी हाल ही में एक रिपब्लिकन कैंडिडेट ने अपोजिशन पार्टी को हराकर यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं 1800s की तरफ। रिपब्लिकन पार्टी की शुरुआत हुई थी 1 मार्च 1854 को और लोकेशन थी रिपन, विस्कॉन्सिन। उस टाइम एक कंट्रोवर्शियल बिल था, नेब्रास्का बिल, जो स्लेवरी को कंसास और नेब्रास्का टेरिटरीज में अलाउ करना चाह रहा था, यानी कि गुलामी को अलाउ करने चाह रहा था। ये एक बिल 1854 में। नॉर्थ के लोग इस बिल को एक एग्रेसिव अटेम्प्ट के रूप में देख रहे थे कि स्लेवरी जो है वो एक्सटेंड की जा रही है फ्री टेरिटरीज में, यानी कि जहां पर फ्रीडम है वहां पर आप गुलामी को कानून के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हो। और यही एक कारण था कि जो कि एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट के रूप में बदल गया।
फिर 20 मार्च 1854 को स्लेवरी के विरोध में नए लोग एक साथ आए और एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया और इसका नाम रखा गया रिपब्लिकन पार्टी। तो ये नाम एक पुराने लीडर के हिस्टोरिकल रेफरेंस पर बेस्ड था। बट मैं आपको बता दूं, यहां पर पहला पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पहला पॉइंट ये है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बनी है, उसका बेस जो था वो ये था कि स्लेवरी जो है वो एक्सटेंड की जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में 1854 में, और जिस गुलामी को जो है वो खत्म करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया, या फिर ऐसा कानून ना लाया जाए जिसके थ्रू फ्री स्टेट्स में यानी कि फ्री टेरिटरीज में जहां पर फ्रीडम है वहां पर गुलामी इंट्रोड्यूस की जाए। सो स्लेवरी का इशू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए हमेशा एक डिविसिव टॉपिक रहा है। जब अमेरिका वेस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहा था तो स्लेवरी का क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। 1820 में मिसौरी कॉम्प्रोमाइज ने स्लेवरी को एक बॉर्डर के ऊपर रेस्ट्रिक्ट किया था कि मतलब ये बता दिया था कि इतने क्षेत्र में ही सिर्फ स्लेवरी होगी, लेकिन 1854 के कंसास नेब्रास्का एक्ट ने इसे रिवर्स कर दिया। इससे नई टेरिटरीज में लोगों को पॉपुलर वोट के थ्रू स्लेवरी अलाउ करने का डिसीजन लेना था। यह एक्ट एक डेमोक्रेटिक सेनेटर ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसका बैकलैश इतना स्ट्रांग था कि एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट ने नए पार्टी के अंडर यूनाइट किया और जो बाद में एक रिपब्लिकन पार्टी बन गई। तो सोचिए आप कि अमेरिका, जो आज की डेट में हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, एक टाइम पे वहां पर जो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका के अंदर गुलामी कानून के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश हो, और इसी गुलामी के विरुद्ध जो है वो प्रोटेस्ट किया गया और उसी प्रोटेस्ट में रही पार्टी उभर कर आई जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेज की, यूएस सिविल वॉर। ये हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार के टॉपिक्स जनरल स्टडीज़ में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आपके जनरल स्टडीज़ में मेंस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वो आपको ये अमेरिकन सिविल वॉर के टॉपिक को कवर करना है, राइट, अमेरिकन रेवोल्यूशन को कवर करना है। एनीवेज, सो बात करते हैं यूएस सिविल वॉर की। तो इसका प्राइमरी कारण क्या था? तो यस, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि यूएस सिविल वॉर क्यों हुआ था? आंसर है स्लेवरी, गुलामी वजह थी। नॉर्थ और साउथ की इकोनॉमी में काफी फर्क था। नॉर्थ की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी और फ्री लेबर पे बेस्ड थी। साउथ के अंदर स्लेवरी थी और वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। जब 1860 में एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो सदर्न स्टेट्स ने प्रोटेस्ट करते हुए यूएसए से अलग होने का डिसीजन ले लिया और कॉन्फेडरेसी बन गई। मतलब इनने, सदर्न स्टेट्स बोल रही थी कि अब उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ नहीं रहना। 1861 में वॉर स्टार्ट होता है और 1865 में नॉर्थ जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, क्योंकि वो डेवलप्ड था। अच्छा, कोई मुझे रीजन बता सकता है कि नॉर्थ ही क्यों डेवलप्ड था? ये सब चीज़ हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कि नॉर्थ ही क्यों डेवलप था, साउथ क्यों नहीं डेवलप हो पाया। और सबसे बड़ा माइलस्टोन था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863 और 13th अमेंडमेंट 1865, जिसने स्लेवरी को हमेशा के लिए जो है वो खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन एरा की। साउथ को रीइंटीग्रेट करना और अफ्रीकन अमेरिकन के सिविल राइट्स को लागू करना रिकंस्ट्रक्शन का प्राइमरी गोल था। क्या था? कि जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके जो सिविल राइट्स हैं उनको लागू करना है और साउथ को जो है वो दोबारा से खड़ा करना है, क्योंकि वहां पर लोग जो है वो बिल्कुल अब एक तो साउथ हार गया था नॉर्थ से, तो जब हारा तो वहां के लोग भी जो है वो खुश नहीं थे और वहां पर स्लेवरी को पूरी तरह से खत्म करना था। ये पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी विटनेस बना, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बन गया और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड का कंप्लीशन हुआ 1869 में, जिसने ट्रेड को और डेवलपमेंट को बूस्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिविल वॉर के दौरान पूरे दुनिया भर का कॉटन सप्लाई जो है वो खराब हो गया और ब्रिटेन ने इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करना शुरू किया। इससे इंडिया की इकोनॉमी टेम्पररी ग्रो हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट में एक्सप्लॉइटेशन और फूड फेमाइंस भी देखने को मिला। जैसे कि आप जानते हैं
बंगाल का फेमाइन, ब्रिटिशर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैश क्रॉप्स उगाने के लिए कह दिया और इसके कारण से हमारे यहाँ पर अनाज नहीं उगाए गए और अनाज नहीं उगने के कारण काफ़ी सारे लोग जो है वो भुखमरी के कारण मर गए। तो ये पूरी चीज़ें इंटर रिलेट करके समझो और ध्यान रखो। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपब्लिकन पार्टी की आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। इनिशियली ये पार्टी अफ्रीकन अमेरिकन्स के अधिकार के लिए लड़ती रही है और सिविल राइट्स के कानून को जो है वो उन्होंने लीड किया, लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक इसका फोकस इकोनॉमिक पॉलिसी पर शिफ्ट हो गया, जो इवेंचुअली वेल्थ इनइक्वालिटी को बढ़ाने लगा। और बाय मिड 20th सेंचुरी पार्टी ने अपना ब्लैक वोटर सपोर्ट जो है वो लूज करना स्टार्ट कर दिया और आज ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएट होती है। तो सोचिए, स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छा काम किया था स्लेवरी को खत्म करने का, फिर इसने बोला कि नहीं भाई इकोनॉमी पर अब फोकस करना है, पैसा कमाना है, और पैसे के चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारे जो पिछड़े लोग जो थे, ब्लैक वोटर्स जो थे, उनका सपोर्ट जो है वो खो दिया। ये थी रिपब्लिकन पार्टी की कहानी, एक ऐसी पार्टी जो एंटी स्लेवरी सेंटीमेंट से शुरू हुई और अब एक अलग ही आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करती है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किस प्रकार से फेजेस पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिले। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये टॉपिक है, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो हर एक भारतीय किसान के जीवन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फार्मर टैक्सेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपको सुनने में टेक्निकल लगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझाऊंगा। रेडी हो जाइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इम्प्लिसिट टैक्सेशन का मतलब क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पॉलिसीज के थ्रू किसान की इनकम इनडायरेक्टली कम हो जाती है। और आज की न्यूज़ यही है कि OECD रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंडियन फार्मर्स पर 120 बिलियन US$ का इम्प्लिसिट टैक्स लगाए। ये दुनिया के 54 कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। क्या ये फेयर है? तो आइए समझते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 2021 से 23 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे दुनिया भर में 842 बिलियन US$ का सपोर्ट मिला, लेकिन इंडिया का शेयर उसमें नेगेटिव था, यानी हमारे किसान को सपोर्ट की बजाय लॉसेस हुए। इंडिया का नेगेटिव मार्केट प्राइस सपोर्ट 2023 में 110 बिलियन US$ तक पहुंच गया। मतलब किसान अपनी फसल के लिए जितना प्राइस डिजर्व करता है उतना मिल नहीं रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP और सब्सिडीज होने के बावजूद ये गैप क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिसीज जैसे एक्सपोर्ट बैन और ड्यूटीज प्राइसेस को नीचे खींचती हैं। अब इसके इंपैक्ट को समझिए। एक्सपोर्ट पर बैन लगाना यानी कि रिस्ट्रिक्शन, जैसे चावल की बात करें यानी कि धान की बात करें और ओनियन की बात करें, इस पर बैन लगाना फार्मर्स की इनकम को डायरेक्टली हिट करता है। आप इमेजिन करो, दुनिया भर में डिमांड होने के बावजूद अपने किसान को मार्केट प्राइस का फायदा नहीं मिलता। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और APMC एक्ट के रूल्स किसानों के हाथों को बांध कर रखे हैं। MSP भी कई बार इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से नीचे सेट होती है, जो एक और नुकसान है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे प्रॉपर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, वो कॉस्ट बढ़ाता है और प्रॉफिट्स को गिराता है। दुनिया भर में अभी एग्रीकल्चरल चैलेंजेस कम नहीं है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट के इश्यूज ने पूरे दुनिया भर के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया है। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी गिर गई है और एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस और फार्मर प्रोटेस्ट तो हर तरफ कॉमन हो गए। कुछ रिकमेंडेशंस की बात करें OECD के द्वारा, यह रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एक कंट्री को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर फोकस करना चाहिए। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है और पॉलिसीज को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर बेटर कोऑर्डिनेट करना जरूरी है।
इंडिया भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेकर आई है, जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और परंपरागत कृषि विकास योजना, जो इको फ्रेंडली फार्मिंग को प्रमोट करती हैं। एग्री स्टैक और डिजिटल एग्री मिशंस फार्मर्स के लिए रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल बनाते हैं। लेकिन क्या यह काफी है? बिल्कुल नहीं। हमें और क्या करना चाहिए? तो एक्सपोर्ट पॉलिसीज में सुधार करके ग्लोबल प्राइसेस के साथ अलाइन करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ई नाम को मजबूत करके डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रमोट करना होगा। एमएसपी को इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के करीब लाना होगा और सबसे जरूरी सस्टेनेबल और रेजिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंसेंटिवाइज करना होगा। सो ये इम्प्लिसिट फार्मर टैक्सेशन एक ऐसी रियलिटी है जिसका समाधान जरूरी है, वरना हमारे किसान हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो देखो कितना सीरियस टॉपिक था ये। तो होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। एंड ये बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये टर्म्स वगैरह थोड़े से आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जो अक्सर प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं और मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। अब गाइस ये जो टॉपिक है ये बार बार जो है वो रिपीट होता है, सो हम इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। नासा इसरो निसार मिशन के बारे में हम बात करेंगे, और ये यूपीएससी और पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ना, ये आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में। सो नासा और इसरो का ये कोलैबोरेटिव मिशन है निसार, जिसको हम लोग बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। 2025 के अर्ली मंथ्स में लॉन्च होने वाला है। ये लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। ये दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा जो ड्यूअल रडार टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। नासा का एल बैंड रडार और इसरो का एस बैंड रडार, ये थोड़ा सा याद रखना, ये चीज कई बार पूछ ली जाती है, मतलब ये टेक्निकल चीज है कभी कभी छोटी मोटी, कि एल बैंड है, कि एल बैंड किसका है तो नासा का है, एस बैंड किसका है इसरो का है। मतलब ये एक तरह का अर्थ की हेल्थ का स्कैनर है, यानी कि अर्थ की हेल्थ को स्कैन करेगा, जो हमारे प्लैनेट की एकदम सटीक ट्रैकिंग करेगा। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। 2014 में नासा और इसरो के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उसी का रिजल्ट है ये निसार। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हर 12 दिन में पूरी धरती को मैप करना। अब आप सोचिए कैसे ये डेटा हमें नेचुरल हजार्ड्स जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी और एनवायरमेंट चेंज ट्रैक करने में हेल्प करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इकोसिस्टम्स और वेजिटेशन की मॉनिटरिंग करना, यानी कि वनस्पति और इस पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसकी मॉनिटरिंग करना, आइस मास और ग्लेशियर्स को एनालाइज करना, सी लेवल और ग्राउंड वाटर के चेंजेस को ऑब्जर्व करना, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अर्ली डिटेक्शन टूल प्रोवाइड कराना, कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके नेचुरल डिजास्टर्स को। बस एक बात समझ लो, ये सैटेलाइट अर्थ की फिटनेस ट्रैकर बनेगी, जो हमारी दुनिया के छोटे से छोटे मूवमेंट्स को मॉनिटर करेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये मिशन कुछ अलग ही लेवल का है। ड्यूअल रडार सिस्टम है इसमें, एल बैंड रडार। ये क्या करेगा? एल बैंड रडार डेंस वेजिटेशन के अंदर भी, यानी कि हरी भरी वनस्पति के अंदर भी ग्राउंड मोशन को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है। मतलब ऊपर बहुत सारे पेड़ है, उसके बावजूद वो नीचे ग्राउंड में क्या मूवमेंट चल रहा है उसको ये देख सकेगा। एस बैंड रडार सरफेस मॉनिटरिंग को और ज्यादा एक्यूरेट, सटीक बनाएगा। गोल्ड या कलर्ड थर्मल ब्लैंकेट्स का यूज होता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, मतलब चेक करेगा कि कहां पर कितना टेम्परेचर है, बढ़ रहा है घट रहा है। इसका 12 मीटर ड्रम शेप वायर मेश रिफ्लेक्टर सिग्नल क्लैरिटी को इंश्योर करेगा। अब समझ में आया कि क्यों निसार दुनिया का सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहला रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन चलिए समझते हैं इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट। तो जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो कोई भी अगर सेस्मिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज या लैंडस्लाइड्स, इसको पता है ये ट्रैक करेगा, स्पेशली हमारे हिमालय जैसे हाई रिस्की एरियाज में। फॉल्ट लाइंस का बिहेवियर समझने में हेल्प करेगा,
जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करेगा। इकोसिस्टम्स और फॉरेस्ट की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना पॉसिबल होगा। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को भी ये ट्रैक कर पाएगा। ब्रिजेस, डैम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्ली डैमेज को डिटेक्ट करेगा कि कहां पर डैमेज हो रहा है, उसको तुरंत पकड़ लेगा। कैलिफोर्निया डेल्टा जैसे एरियाज के लीव्स के इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं इस मिशन की रिसर्च और रिसोर्स मैनेजमेंट पे इंपैक्ट के बारे में। अब धरती के सरफेस में चेंजेस के रियल टाइम डेटा से टेक्टोनिक मूवमेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट कर पाएंगे, पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे, एक्यूरेट तरीके से डेटा प्रॉपर होगा तब। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सैटेलाइट 24/7 डेटा कलेक्ट करती रहेगी, वेदर कंडीशंस के बिना किसी इंटरप्शन के, यानी कि कैसा भी वेदर हो, कुछ भी हो, ये डेटा हमेशा कंडक्ट करेगी। मतलब निसार एक तरह से दुनिया भर के रिसोर्सेस कहां कहां पर कौन से हैं उसको ट्रैक करेगा, कहां पर कितनी कमी हो रही है, मतलब क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक चीज। तो इससे रिसर्चर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो नासा इसरो के निसार मिशन का ये कंप्लीट ओवरव्यू था। एक बात तो क्लियर है, ये सैटेलाइट सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक नया युग की शुरुआत है। तो बहुत शानदार ये टॉपिक था। और अभी चेक कर लो, आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया है तो जरूर कर दो यार। अब देखिए गाइस, अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुननी है। फिर उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, ट्राई करना है कि सुनने के बाद उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की। सो इसमें हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। ये एक ऐसा मिशन है जो भारत को एक नई ग्लोबल पोजीशनिंग दे सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कपड़े सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का एक मेजर हिस्सा बन चुके हैं। सो यस गाइस, टेक्निकल टेक्सटाइल वही कपड़े हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर और डिफेंस जैसे क्रिटिकल एरियाज में काम आते हैं। अब इंडिया का गोल है कि 2024 तक हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ग्लोबल लीडर बन जाएं। इजंट दैट एक्साइटिंग? और 2024 में तो बस अब एक ही महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना खत्म होने में। तो पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस मिशन का अल्टीमेट गोल है इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल की फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन को प्रमोट करना और एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करना। यह मिशन सरकार ने 2020 में लॉन्च किया था और इसका फोकस था और है कि इंडिया का जो टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट है वो 2024 तक 2x यानी कि दुगना हो जाए। रिसर्च और इनोवेशन इस मिशन की बैकबोन है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर फंडामेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, जैसे कि CSIR लैब्स, IITs और प्राइवेट इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप। इनका फोकस है नए फाइबर और स्मार्ट टेक्सटाइल बनाना, जैसे टेक्सटाइल्स जो सेल्फ क्लीनिंग हो या फिर फायर रेजिस्टेंट हो। अब अगर हम प्रोडक्शन कर भी लें तो एक और बड़ा क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एस्टैब्लिश किया है। इसका काम है ग्लोबल मार्केट्स को टारगेट करना, मेड इन इंडिया टैग के साथ पूरे दुनिया भर में इंडियन टेक्सटाइल्स को प्रमोट करना। यह काउंसिल इंश्योर करेगी कि इंडिया का एक्सपोर्ट ग्राफ जो है वो सीधे सीधे ऊपर जाए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंस के लिए, वो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ये आप मेंशन करेंगे। इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी, भारत एक टेक टेक्सटाइल हब बन सकता है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, चाइना और यूरोप जैसी कंट्रीज को टफ कंपटीशन हमें देना है। इन शॉर्ट, इंडिया अपने विजन 2024 के साथ एक पावरफुल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बेस रेडी कर रहा है। सो ये था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से रिलेटेड एक टॉपिक जो इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। सुन तो लिया है आपने? अब अगेन ध्यान से सुनो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ट्राई करना, एक क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देने की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। सो हम सिंप्लीफाई करेंगे बहुत अच्छे से एंटी डंपिंग ड्यूटीज को। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस और प्रीलिम्स
दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं डंपिंग होती क्या है। डंपिंग का मतलब होता है एक कंट्री या एक फॉरेन कंपनी अपने सामान को, अपने गुड्स को किसी दूसरी कंट्री में उन प्राइस पे बेचती है जो उसकी कॉस्ट प्राइस से भी कम हो। सोचो आप, एमआरपी से भी कम, यानी कि दूसरी कंट्रीज में लॉसेस में बेचा जाता है सामान को। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि चाइना ने स्टील को इंडिया में ऐसे प्राइस पे सेल किया जो इंडियन प्रोड्यूसर के कॉस्ट से भी कम है। रिजल्ट क्या होगा? इंडियन स्टील इंडस्ट्री सफर करेगी और उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। नाउ कैन यू गेस इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं अभी के अभी। सो इसका सोल्यूशन है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स या ड्यूटीज लगा देती है इंपोर्टेड गुड्स पे जो डंपिंग से मार्केट को अफेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में डंपिंग का काउंटर मेजर है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ये ड्यूटीज यानी कि ये टैक्सेस WTO के गाइडलाइंस के अंडर आते हैं जो इंश्योर करता है कि ट्रेड फेयर रहे। सो रिमेंबर, ये यूनिलैटरल एक्शन होता है। इसका मतलब है इंडिया खुद अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करती है और कंफर्म करती है कि इंडस्ट्रीज को एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है, इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 6 जो है गैट 1994 का, उसके तहत गवर्न किया जाता है। और इसके अलावा इंडिया को एंटी डंपिंग ड्यूटीज की आवश्यकता है क्या? तो यस है। 3 चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज, हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल। दूसरा, अनफेयर कंपटीशन को प्रिवेंट करना है। इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं उनकी आर्टिफिशियल लो प्राइसिंग की वजह से मार्केट खराब होता है तो उसको बचाना है। और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना है, क्योंकि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी तो अब सोचो फैक्ट्री बंद हो गई तो एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन का ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स पर आंसर जो है वो देने की। अब तो मैंने पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन करी दी है, तो अब तो आंसर दे ही पाओगे। और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटीज का, उससे रिलेटेड एक मेंस का भी क्वेश्चन है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन का भी आंसर देने की। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा मंडे को। होपफुली आज का इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और चेंजेस किए हैं मैंने और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया है सेशन को, तो बताइएगा ज़रूर, अप्रिशिएशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अब मैं मिलूंगा मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।